आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी का वन शॉट वीडियो। पहला सेशन है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस और इसमें पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन है, वो ठीक से कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन कंप्यूटर कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो भी हमारी तरह अच्छे से नॉर्मली कंप्यूटर को यूज कर पाए। इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। आइए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट समझ लेते हैं। 4-5 टाइप्स हैं। पहला है आपका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि याद करने में प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया और एडीएचडी। एडीएचडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑटिज्म भी है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जैसे कि डिसलेक्सिया है, इसमें बच्चे को वर्ड्स और स्पेलिंग्स याद करने में समस्या आती है, स्टूडेंट्स को होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि देखने में प्रॉब्लम होना, जैसे कि लो विजन, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है हमारा हियरिंग इंपेयरमेंट, जिसके अंदर डीफनेस भी आता है। आगे बात करें मोटर और डेक्सटेरिटी इंपेयरमेंट्स में, जिसमें पैरालिसिस, सेरिब्रल पाल्सी, कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी आते हैं। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी एग्जाम्पल्स इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, यानी कि हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो हमें कुछ नहीं करना, विंडोज एक्सपी के अंदर हमको जाना है स्टार्ट पे, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल जब ओपन हो जाएगा, वहां पे हमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दिखाई देगा। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस विंडो ओपन होती है। इस तरह से एक विंडो ओपन होगी जिसमें कुछ टैब्स होते हैं। ऊपर कुछ टैब्स होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड टैब हो गया, कीबोर्ड टैब। उसके बाद आपका साउंड टैब हो गया, उसके बाद माउस टैब हो गया, उसके बाद जनरल टैब हो गया। इस तरह से कुछ टैब्स होते हैं। हर एक टैब में जैसे आपने जैसे कीबोर्ड टैब पे क्लिक किया, कीबोर्ड टैब पे क्लिक करोगे कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। साउंड टैब पे क्लिक करोगे तो उसके कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। उन्हीं सब फीचर्स ऑप्शंस के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। आइए इसको समझते हैं। तो कीबोर्ड टैब के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, स्टिकी कीज, टॉगल कीज और फिल्टर कीज। फिर आता है आपका साउंड टैब, जिसके अंदर साउंड सेंट्री और शो साउंड आपको दिखाई देता है। डिस्प्ले टैब में आपका हाई कॉन्ट्रास्ट और कर्सर ऑप्शंस दिखाई देता है। उसके बाद माउस टैब में आपके माउस कीज होते हैं और जनरल टैब के अंदर आपका सीरियल कीज दिखाई देता है। इन सभी के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है भाई, आइए सबसे पहले समझते हैं स्टिकी कीज क्या होती हैं। मान लो मुझे टाइपिंग करने में समस्या आ रही है। पहले तो ये समझो, कीबोर्ड टैब के अंदर हमारी स्टिकी कीज, टॉगल कीज और फिल्टर कीज आती है, यानी कि जिन लोगों को कीबोर्ड चलाने में समस्या आ रही है वो इन तीनों ऑप्शंस का यूज करेंगे। ये चीज समझ में आई ना। कीबोर्ड टैब उनके लिए है जिनको कीबोर्ड चलाने में समस्या है, साउंड टैब उनके लिए है जिनको सुनने में समस्या है, डिस्प्ले टैब उनके लिए है जिनको देखने में समस्या है, माउस टैब उनके लिए है जिनको माउस चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, और जनरल टैब किसके लिए है, जिसको माउस और कीबोर्ड या फिर दोनों को ही चलाने में समस्या आ रही है। तो ये सब चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टिकी कीज के बारे में पढ़ रहे थे, क्या होती है स्टिकी कीज समझते हैं। मान लीजिए मैं एक साथ कीबोर्ड में 2 बटन नहीं दबा सकता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे कोई चीज़ कॉपी करनी है, तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक साथ कंट्रोल और सी दबा ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या है, स्टिकी कीज है। इसको जब मैं एक्टिव कर दूंगा ना स्टिकी कीज को, तो पहले मैं कंट्रोल दबा दूंगा, उसको छोड़ दूंगा, वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक मैं कोई और की प्रेस नहीं करता। तो कंट्रोल को मैंने दबा के छोड़ दिया, फिर मैंने सी दबा दिया, वो कॉपी हो जाएगा सिस्टम मेरा, जो भी मुझे करना था। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। तो भाई स्टिकी कीज हमारे यहाँ पे समझ में आया। स्टिकी कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन टू हेल्प कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय अदर्स एज अ मींस टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। यानी कि ये होता तो डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए है, लेकिन नॉर्मल फिट बंदे भी इसको यूज कर लेते हैं। जब उनको थकान हो जाती है और मन नहीं करता ज़्यादा काम करने का, स्ट्रेन बचाने के लिए वो इसका यूज कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। स्टिकी कीज अलाउज यूजर टू प्रेस एंड रिलीज अ मॉडिफायर की, कोई भी मॉडिफायर की को प्रेस करके छोड़ सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट और विंडोज। उसके बाद वो तब तक एक्टिव रहेगी जब तक आप किसी और की को प्रेस नहीं करते हो। ठीक है भाई, इसको कैसे हम यूज करते हैं, तो आपको कीबोर्ड टैब पे जाना है। कीबोर्ड टैब पे यूज स्टिकी कीज को क्लिक करोगे, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे। चीज ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे अप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट ये चीज है डेफिनेशन वगैरह। समझ में आया ना। डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं, फिल्टर कीज को समझते हैं। फिल्टर कीज में क्या है कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड चला रहा हूँ, लेकिन मुझसे गलती से कोई ना कोई बटन बार बार प्रेस हो जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं लेटर पी
या फिर लेटर एस बार बार गलती से दबा दे रहा हूँ, तो फिल्टर कीज को एक्टिव करने से ना वो उस पर्टिकुलर लेटर को जब गलत टाइम पे यूज होगा तो उसको इग्नोर कर देगा। जो लेटर आप बार 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 यूज कर रहे हो और जिसका कोई सेंस नहीं है तो उसको वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये होता है फिल्टर कीज। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। ठीक है, की स्ट्रोक जो रिपीट हो रहे हैं बार बार उनको इग्नोर कर दे। मेकिंग टाइपिंग इजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स। चलो जी, इनेबल करने के लिए वहां पे यूज फिल्टर कीज लिख के आता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक करके उसको कर देंगे। उसमें अंदर सेटिंग्स भी होती हैं जहां से आप अपने खुद पर्सनलाइज कर सकते हो कि किस तरह से आपको फिल्टर कीज को यूज करना है। तो वहां पे आप चेक कर दोगे इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स को। चलिए, फिल्टर कीज की डेफिनेशन समझ में आई इतनी, ये मेन चीज है। ठीक है भाई, अप्लाई कर दो, ओके पर क्लिक कर दो, वहां पे अप्लाई हो जाएगी। टोगल कीज क्या होता है? टोगल कीज जैसे कि अपना कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और अपना नम लॉक, ये जो तीन आपके बटन्स होते हैं, इनको हम जब यूज करते हैं तो कैप्स लॉक का क्या काम है कि मुझे कैपिटल्स में लिखना है तो उसके लिए कैप्स लॉक यूज करूंगा। जो बंदा ठीक से देख नहीं सकता उसको कैसे पता चलेगा कि उसने कैप्स लॉक एक्टिव किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? तो उसके लिए टॉगल कीज का ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, जैसे आप कैप्स लॉक पे प्रेस करोगे, उसको क्लिक करोगे कैप्स लॉक पे, तो हाई बीप साउंड आपको सुनाई देगी, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने बटन दबा दिया कैप्स लॉक का, अब कैप्स लॉक एक्टिव है। जब इनएक्टिव करना चाहते हो, कैप्स लॉक को ऑफ करना चाहते हो, तो लो बीप साउंड आपको सुनाई देगी। तो इस तरह से आप टॉगल कीज का यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप कैप्स लॉक ही नहीं, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो it is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disabilities. When toggle keys is turned on, computer emits sound cues when the locking keys like caps lock, num lock and scroll lock are pressed. ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और हाई भी साउंड आती है जब स्विच ऑन करोगे, हाई साउंड आएगी, और लो साउंड आएगी जब आप उसको स्विच ऑफ करोगे। इसको यूज करने के वही स्टेप है, आपको कीबोर्ड टैब के अंदर जाना है, वहां पे यूज टॉगल कीज पे चेक मार देना है, सेटिंग्स पे जाओ, अप्लाई कर दो, ओके पर क्लिक कर दो। इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा साउंड सेंट्री। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। ये आपको साउंड टैब के अंदर मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर से कोई साउंड आएगी तब तब विजुअल वार्निंग्स दी जाएंगी, यानी कि जब भी कंप्यूटर से कोई आवाज आएगी तब तब विजुअल वार्निंग्स दी जाएंगी। या तो आपका जो बॉर्डर है डिस्प्ले का, ये वाला बॉर्डर, ये फ्लैश करने लगेगा। ठीक है, इसमें जोर से लाइट जलने लगेगी, एक दो बार जलेगी। ठीक है, फ्लैशिंग बॉर्डर हो गया। ठीक है, और क्या होगा, या फिर टाइटल ब्लिंक करेगा, जो टाइटल बार होता है हमारा। आपको अगर मैं दिखाऊं, ये टाइटल बार है, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार ब्लिंक करने लगेगा। तो इस तरह से विजुअल वार्निंग्स यहाँ पे शो होती हैं जब भी कंप्यूटर से साउंड आती है। ठीक है, तो साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इंपेयरमेंट्स, यानी कि जिन लोगों को सुनने में समस्या है उनके लिए आपका साउंड सेंट्री होता है। इसमें क्या है, ये विजुअल वार्निंग्स जनरेट करेगा, जैसे कि ब्लिंकिंग टाइटल बार और फ्लैशिंग बॉर्डर व्हेनेवर द कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड। इसको यूज कैसे करते हैं, आपको साउंड टैब में जाना है और वहां पे यूज साउंड सेंट्री पे टिक मार देना है, चेक कर देना है। ठीक है, तो वहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आएगी जिसमें आप चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह की विजुअल वार्निंग लेनी है, जैसे कि आपका फ्लैशिंग बॉर्डर आपको चूज करना है, फिर ब्लिंकिंग टाइटल बार, जो भी आपको विजुअल वार्निंग आपको चाहिए वो आप वहां से चूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में ये चीज, अप्लाई कर दोगे, ओके पर क्लिक कर दोगे, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है शो साउंड, यानी कि जो कंप्यूटर में जो साउंड आ रही है उसको वो शो भी करे। ठीक है, उसको दिखाए लिख के। तो शो साउंड में क्या होता है, इंस्ट्रक्ट्स एप्लीकेशंस दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शंस और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। तो जो जो चीजें कंप्यूटर में बोली जा रही हैं उनको वो कैप्शंस के रूप में नीचे लिख के दिखा दे कि भाई ये बोला जा रहा है अभी, वो सब लिख के आ जाए। साउंड को शो करना, साउंड को शो करना। ठीक है भाई, तो साउंड टाइप में जाना है, चेक कर दो उसको, यूज शो साउंड को, और वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हाई कॉन्ट्रास्ट, यानी कि जिनको देखने में समस्या है उनके लिए ये ऑप्शन होता है। इसमें कुछ नहीं, आपको डिस्प्ले टैब के अंदर मिलेगा, ये उनके लिए है जिनको विजन इंपेयरमेंट है। यहाँ पे आप साइज और कलर ऑफ फॉन्ट्स और बैकग्राउंड वगैरह अपने देखने के लिए अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट को यूज करने के लिए आप यूज हाई कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे। ठीक है भाई, अब आता है कर्सर ऑप्शन, जो आपका कर्सर होता है। कर्सर क्या होता है दिखा देते हैं, ये आपका कर्सर है। ठीक है, तो जो ब्लिंक कर रहा है, अभी एक लाइन दिख रही है आपको ब्लिंक करती हुई, इसको हम कर्सर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं, जो अभी आपको ये वाला दिख रहा है इसको पॉइंटर भी बोलते हैं।
तो मुद्दा क्या है कर्सर ऑप्शंस में कि ये उनके लिए है जिनको विजन इंपेयरमेंट है। दूसरी चीज इसमें होता क्या है, इससे आप उसका ब्लिंक करने का रेट चेंज कर सकते हो और उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्पीड चेंज करनी है ब्लिंक करने की, मतलब कितनी देर देर बाद वो ब्लिंक करेगा कर्सर, उसके लिए आपको एक स्लाइडर मिलता है, मतलब कुछ इस तरह से स्लाइडर होता है। इसको आप एडजस्ट करोगे, इधर लेके जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और इधर लेके जाओगे तो स्पीड घट जाएगी। तो इस तरह से आप कर्सर ऑप्शंस में जाके ब्लिंकिंग रेट को और विड्थ को चेंज कर सकते हो। चलिए भाई, वही चीज इसमें है, विड्थ को चेंज करने के लिए भी इसी तरह से एक स्लाइडर होता है, उसको उस तरह से मूव करा के आप कर सकते हो चेंज। अब पता है माउस कीज, ये किसके लिए होता है, जिनको माउस को चलाने में प्रॉब्लम है उनके लिए माउस कीज होता है। इसमें क्या होता है कि माउस की जगह आपका जो न्यूमेरिक पैड है ना कीबोर्ड में, जैसे इस तरह से आपको एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में सबसे नीचे यहाँ पे एक न्यूमेरिक पैड होता है जिसमें 0 का बटन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप वाला होगा, उसके बाद अपना यहाँ से बटन शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और अपना ये 7 8 9। तो माउस की जगह आप इस न्यूमेरिक पैड को यूज करोगे पॉइंटिंग डिवाइस की तरह। तो इस तरह से आप माउस कीज का यूज करते हो। ठीक है भाई, चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद difficulty using a mouse. This option uses the keyboard, especially the numeric keypad, as a pointing device instead of a mouse. चलिए इसको इनेबल करने के लिए आपको यूज माउस कीज पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। मिलेगा कहाँ पे, ये माउस टैब के अंदर मिलेगा। चलिए भाई, सीरियल कीज क्या होती है, जिनको माउस या कीबोर्ड या फिर दोनों को चलाने में समस्या आ रही है उनके लिए अलग डिवाइसेस का यूज किया जाता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू सीरियल पोर्ट्स। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल that have difficulty using a keyboard or mouse or both. They can use special devices such as SIP, puff and breathe switches to provide input to the computer through serial ports. तो इनके लिए अलग से डिवाइसेस का हम यूज कर लेते हैं जिससे कि वो कंप्यूटर को इनपुट दे सके। आगे बढ़ते हैं, सेशन 2 आता है हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। इसमें हम समझेंगे नेटवर्क के बारे में। तो पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि मैंने 2-4 कंप्यूटर उठाए और उनको वायर्स से या फिर बिना वायर्स के वायरलेसली मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, उसी को मैं एक नेटवर्क बोल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कंप्यूटर, या हम यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर और स्पीकर वगैरह, उन सबको कनेक्ट करके भी उसको मैं एक नेटवर्क बोल सकता हूँ। चलिए समझ में आई ये चीज़ें। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल्स और सैटेलाइट्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। अगर आपको वायर से करना है तो केबल्स से हो जाएगा, वायरलेसली करना है तो सैटेलाइट की हेल्प से आपका वायरलेसली भी हो जाता है, जिससे आप रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर भी कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। नेटवर्क आर्किटेक्चर 2 तरह के होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। पहला है हमारा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स बराबर होते हैं, मतलब मैंने 4-5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स को मैं कनेक्ट करूंगा ना वो सभी एक जैसे होंगे, सबके पास अपना अपना एक जैसा सीपीयू होगा। ऐसा नहीं है किसी का सीपीयू ज्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करता है, किसी का सीपीयू छोटा है, छोटे लेवल का है। सारे कंप्यूटर्स का सीपीयू एक जैसा होगा, उसको हम बोलेंगे पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। Networks in which all computers have an equal status are called peer-to-peer networks. Generally, in such a network, each terminal has equally competent CPU. चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बाकी सभी कंप्यूटर्स उसकी सर्विसेज को लेते हैं, उनको बोलते हैं क्लाइंट्स। जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं सर्वर, जो सर्विसेज लेते हैं उसको बोलते हैं क्लाइंट। तो देखिए, नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क। कुछ कंप्यूटर्स के पास तो स्पेशल टास्क होगा सर्विसेज प्रोवाइड करने का, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये कंप्यूटर्स या फिर एक कंप्यूटर भी हो सकता है और ज्यादा कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं सर्वर। तो जो कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको सर्वर बोलते हैं, और जो सारे के सारे कंप्यूटर सर्विस को ले रहे हैं एंड द वंस दैट यूज दिस सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। समझ में आया? जैसे मैंने आपको डाटाबेस में पढ़ाया था, डाटाबेस सर्वर्स, तो वही चीज है, वो भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही काम करता है। डाटाबेस सर्वर भी वो उसका क्या क्या होता है, डीबीएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करना। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, एक है लैन, दूसरा है वैन। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन को समझते हैं, नाम है इसका लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि छोटे से एरिया में हम एक नेटवर्क बनाते हैं
ठीक है। मेनली इसका काम होता है कंप्यूटर के डिवाइसेस को कनेक्ट करना, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, इन सबको हम कनेक्ट कर देते हैं, उसी को हम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। या फिर हमने जैसे स्कूल में कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया आपस में, तो उसको भी हम लैन बोल देंगे, ठीक है। या फिर अपना किसी बिल्डिंग में, किसी ऑफिस में, छोटे एरिया में जब हमने नेटवर्क बनाया, उसको हम लैन बोलते हैं। इसकी स्पीड हाई होती है। चलिए अब इसको समझते हैं। LAN is one which connects computers and devices in a limited geographical area such as home, school, computer laboratory, office building और closely positioned group of buildings। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं LAN जो है वो हाई स्पीड प्रोवाइड करता है और यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल सच एज प्रिंटर्स और स्कैनर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी पहले ही। आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट है हमारा WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये ब्रॉड एरिया यानी कि बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज तक को ये कवर कर लेता है। ठीक है, ये जो इसका मेन जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो है आपका इंटरनेट। इंटरनेट भी एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसको यूज किया जाता है बाई बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स एंड मेनी अदर्स, और स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनेट क्या होता है? हमने बहुत सारे नेटवर्क बनाए पहले, मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक सिंगल नेटवर्क में कंबाइन कर दिया, उसका नाम रखा हमने इंटरनेट। ठीक है, तो ये नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। तो इसके बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड और ये एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ग्लोबल सिस्टम है। अब ये है क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। तो ये बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के बनाया गया है, जिसमें कि प्राइवेट नेटवर्क्स भी हैं, पब्लिक नेटवर्क्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, बिजनेस नेटवर्क्स भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसके यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ ये काम आता है। तो सबसे बढ़िया काम तो इसका एंटरटेनमेंट का है, आप बढ़िया टाइम पास करते हो, रील्स देखते हो। ठीक है, दूसरा आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से कनेक्टेड भी रह सकते हो, चैटिंग वगैरह कर सकते हो, है ना। तीसरा आप पढ़ाई कर सकते हो, मेन चीज ये है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ये भी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स विच हेल्प अस इन डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। इंटरनेट इज वाइडली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड जनरल इंफॉर्मेशन। समझ में आया? मतलब आप अपना डेली पर्सनल प्रोफेशनल यूज भी कर सकते हो, उसके बाद स्टूडेंट्स यूज करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूज करते हैं, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स भी यूज करते हैं जो अपने रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर बिजनेस भी इसको यूज करते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं, किस लिए? कम्प्लेक्स डाटाबेसिस को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल डाटाबेस है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, सभी एज ग्रुप्स के लिए काम कर रहा है। जैसे इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांटेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, हु लिव अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, जो जगह जगह अलग अलग जगह रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट बना सकते हो वाया इंटरनेट चैटिंग सिस्टम्स एंड ईमेल सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंटरनेट एक मेजर सोर्स ही बनता जा रहा है, किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, जनरल पब्लिक का। चलो जी आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, यानी कि WWW। इससे पहले कुछ टर्म्स आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे कि वेब सर्वर। एक चीज होती है जिसका नाम है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ाया था, उसमें सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसी तरह से आपका वेब सर्वर होता है जो आपको वेबसाइट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपको जो वेबसाइट्स मिलती है वो कहाँ पे मिलती है? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर पे आपको मिलेंगी वेबसाइट्स। फिर एक टर्म आती है वेब पेज करके। वेब पेज आपको मिलेगा वेबसाइट के अंदर, यानी कि वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है वेबसाइट्स। वेब पेज के अंदर आपको मिलेंगे हाइपरलिंक्स। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हो गई, आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो हाइपरलिंक क्या होता है। जैसे आप कहीं किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे लिखा होता है क्लिक हियर टू वॉच द मूवी, तो वहां पे लिखा होता है क्लिक हियर टू वॉच। ठीक है, आपने उस पर क्लिक किया, आप किसी और वेबसाइट पे या फिर किसी वेब पेज पे या फिर किसी वीडियो के लिंक पे पहुंच गए। तो ये जो टेक्स्ट था इसके अंदर एक लिंक छिपा हुआ था, इसी हम टेक्स्ट को बोलते हैं हाइपरलिंक। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइपरलिंक कोई भी ऐसा टेक्स्ट या फिर ऐसा इमेज जिस पे आप क्लिक करके कहीं और पहुंच जाते हो, किसी अदर लोकेशन पे पहुंच जाते हो, उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपरलिंक क्लियर हुआ? हाइपरलिंक आपको वेब पेजेस के अंदर मिलता है। ठीक है, अब वेब पेज
जो होता है, बहुत सारे वेब पेजेस हम जब कनेक्ट कर देते हैं या फिर वेब पेजेस से मिलके हम जो चीज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट आपको मिलेगी वेब सर्वर पे, ठीक है। वेब सर्वर का काम ही है सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो हमें वेबसाइट्स देने की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको समझ में आई? चलो अब हम समझते हैं www को। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब वही हो गया ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर हाइपरलिंक्स वगैरह होते हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का एक सिस्टम है जिसको इंटरनेट की हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो। विद अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया एंड नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक्स। तो वेब ब्राउजर क्या होता है अपना, जैसे गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये आपके वेब ब्राउजर्स होते हैं। तो वेब ब्राउजर की हेल्प से आप वेब पेजेस को देख सकते हो जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो वगैरह होता है, और उसमें एक जगह से दूसरी जगह भी आप जा सकते हो यूजिंग हाइपरलिंक्स। ठीक है, हाइपरलिंक मैंने आपको भी बता दिया है। चलो जी आगे बढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स रेफर टू एज वेब पेजेस। तो वेब सर्वर्स पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है जो कि वेब पेजेस की फॉर्म में होती है, जिसको आप वेब ब्राउजर की हेल्प से रिट्रीव कर सकते हो, जैसे कि फायरफॉक्स हो गया या फिर गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। चलो आगे बात करें तो वेब ब्राउजर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स को देख सकते हैं, और ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब ब्राउजर इज अ कंप्यूटर दैट वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड देयर रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। मैंने आपको बताया था कि वेब सर्वर हमें वेबसाइट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो वेब सर्वर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है वेबसाइट्स को स्टोर करने के लिए और उन्हीं की फाइल्स को स्टोर करने के लिए, जिसको हम इंटरनेट की हेल्प से देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। हमने 2-3 कंप्यूटर्स को या फिर ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, अब उसका फायदा क्या है? देखो, पहला फायदा डाटा शेयरिंग। आप जो है डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो नेटवर्क के अंदर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डाटा। आगे है फाइल ट्रांसफर। आप कोई भी इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, वीडियो फाइल, स्प्रेडशीट, कोई भी फाइल आप अपने नेटवर्क में किसी को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है। हार्डवेयर शेयरिंग, यानी कि मान लो मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो हर एक कंप्यूटर के लिए मुझे अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदना पड़ेगा, एक ही प्रिंटर से सारे कंप्यूटर्स का काम चल जाएगा क्योंकि वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स कैन ऑल्सो बी शेयर्ड। चलो जी, आगे है हमारा इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। तो आपको अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग इंटरनेट पैक परचेज नहीं करना है, वो आप एक नेटवर्क के अंदर सिंगल इंटरनेट पैकेज से काम चला सकते हो। यू कैन परचेज अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एंड शेयर इट अमंग अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशंस जो नेटवर्क में ही चलते हैं। जैसे इंटरनेट हमारा बेस्ट एग्जांपल है बताने के लिए। इंटरनेट भी तो एक नेटवर्क है। जब तक आप इंटरनेट से यानी कि नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज नहीं कर पाओगे। जैसे इंस्टाग्राम आप नहीं चला पाओगे, है ना, वो इंटरनेट से जो चलता है। तो बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाओगे, व्हाट्सएप में ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, ये सब चीजें होती हैं, नहीं कर पाओगे आप। तो सच एज वेब ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स, चैट एप्लीकेशन, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग इज अनदर एडवांटेज। ठीक है भाई, तो इन सब एप्स का यूज आप नेटवर्क से ही करते हो। अब बात करेंगे कि इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें, हम कैसे इंटरनेट को अपने घर तक लेके आए। कैसे लाओगे भाई? कैसे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से। मतलब भाई आप किस सिम यूज करते हो? एयरटेल की, जियो की, वीआई की, है ना? वो है क्या? वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट की। शॉर्ट में बोलते हैं आईएसपी। तो आईएसपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया अ डायल अप यूजिंग मॉडेम और डायरेक्ट हैंड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। आपका क्या है? वायरलेस कनेक्शन है ना? तो आप इन सब चीजों की हेल्प से अपना इंटरनेट यूज कर सकते हो। कोई कोई आईएसपी जो है वायर्ड कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनेट है, कोई कोई वायरलेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम वायर्ड और वायरलेस सबके बारे में बात करेंगे, डायल अप, मॉडेम, सबके बारे में बात करेंगे। पहला है मॉडेम, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसके बारे में समझते हैं। तो मॉडेम एक डिवाइस होता है जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कनेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है, जो कि टेलीफोन लाइंस पे ट्रेवल करते हैं अपने एनालॉग सिग्नल। फिर ये वापस से एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में फिर से कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। समझ में ये चीज? मॉडेम का काम क्या होता है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में करना। एनालॉग सिग्नल्स क्या करते हैं? वो ट्रेवल करते हैं अपने टेलीफोन लाइंस पे। ठीक है, और फिर
जब सिग्नल ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया, वहां पे उस एनालॉग सिग्नल को फिर से वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। फुल फॉर्म इसकी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होती है मॉडेम की। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। 6 टाइप्स हमारे होते हैं, डायल अप, डीएसएल, केबल इंटरनेट एक्सेस, 3G, वाईफाई और वाईमैक्स। ये तीनों आपके वायर्ड हो गए और ये तीनों आपके वायरलेस हो गए। चलिए अब 6 के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारा रूम और बैकग्राउंड चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिनमें 3 वायर्ड और 3 वायरलेस हमें पढ़ने हैं। वायर्ड का पहला टाइप है डायल अप। इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट तो यही डाल देना कि डायल अप जो है ना वो वायर्ड होता है। डायल अप, डीएसएल, केबल इंटरनेट एक्सेस, इनमें से किसी का भी क्वेश्चन आए तो पहला पॉइंट क्या डालोगे? ये एक वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी का टाइप है। 3G, वाईफाई, वाईमैक्स में से कोई भी क्वेश्चन आए तो पहला पॉइंट क्या डालोगे? ये एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी का टाइप है। समझ में आया? ठीक है, पहला पॉइंट हो गया वायर्ड है। दूसरा पॉइंट, इसका जो ट्रांसमिशन है सिग्नल्स का, ये किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है? तो ये प्रोवाइड किया जाता है बाय यूजिंग टेलीफोन लाइंस। जो हमारी पुरानी टेलीफोन की लाइन है उनकी हेल्प से डायल अप का जो इंटरनेट कनेक्शन है प्रोवाइड किया जाता है। ये इसकी जो स्पीड है वो काफी स्लो रहती है, तो डायल अप की जगह अब जो है डीएसएल और केबल इंटरनेट एक्सेस आ गया है। बाय द वे अभी इसकी डेफिनेशन और ढंग से पढ़ लेते हैं। तो देखो, dial up internet access is a form of internet access that uses the facilities of the public switch telephone network PSTN to establish a connection to an internet service provider ISP via telephone lines using a device called modem। तो भाई अपना PSTN की जो फैसिलिटीज हैं उनको यूज कर रहे हैं और टेलीफोन लाइंस के द्वारा ये जो ISP है वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट की। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जो अपना डिवाइस यूज होता है उसका नाम है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब होता समस्या क्या आ रही है इसमें कि जो कनेक्शन है काफी स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो है ज्यादातर केसेस में, और इसको हाई स्पीड कनेक्शन के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, जिसका नाम है अपना डीएसएल या फिर केबल मॉडेम। ठीक है, इनके द्वारा इसको रिप्लेस किया जा रहा है। चलो अब डीएसएल के बारे में पढ़ लेते हैं। डीएसएल की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल भी सेम उसी तरह से टेलीफोन वायर्स की हेल्प से अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। तो DSL प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। समझ में आ गया? ठीक है, डिजिटल सर्विस इज डिलीवर्ड अलोंग विद द वायर्ड टेलीफोन सर्विस ऑन द सेम टेलीफोन लाइन। तो जो आपकी टेलीफोन लाइन है उसी सेम लाइन पे आपका नेटवर्क इंटरनेट भी चलता है। फॉर यूजिंग DSL कनेक्शन यू नीड अ DSL मॉडेम एंड अ सब्सक्रिप्शन। इसके लिए आपको एक DSL की मॉडेम चाहिए और सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे तो देने पड़ेंगे ना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे केबल इंटरनेट एक्सेस के बारे में। इसमें क्या है कि जो हमारी पुरानी केबल टीवी होती थी उसकी जगह आपने इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया उसी नेटवर्क पे। सो केबल इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, केबल इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क। जो आपके पहले से ही केबल टीवी के नेटवर्क्स बने हुए हैं ना, उसके द्वारा ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देते हैं। 3G, पहला पॉइंट क्या डालोगे? वायरलेस होता है। दूसरा पॉइंट फुल फॉर्म होती है इसकी थर्ड जनरेशन। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स तो आप बिना पढ़े हुए बना दोगे ना, है ना। तो 3G शॉर्ट फॉर थर्ड जनरेशन इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स। तो अपना कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए इसका यूज होता है। हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, HSDPA इसकी फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में। हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस इस 3G मोबाइल टेलीफोनी कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड एंड कैपेसिटी। चलो आगे बढ़ेंगे, वाईमैक्स को समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है और जिसको डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। तो बहुत सारे डिवाइसेस की हेल्प से सिटीज और कंट्रीज में इसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड की जाती है। ये लॉन्ग रेंज सिस्टम है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े रेंजेस को कवर करता है, मैनी किलोमीटर्स को कवर करता है एंड इज टिपिकली यूज्ड वेयर DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज्ड। भाई सीधी सी बात है, जहां पे वायर्स का यूज नहीं कर सकते वहीं पे वायरलेस का यूज करेंगे। तो जहां पे DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस का यूज नहीं कर सकते वहां पे हम अपना इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, This could be difficulty in laying out cables for home or offices located in the remote locations but need to access the internet। जैसे आप किसी ऐसी लोकेशन पे रहते हो जहाँ पे केबल्स डालना मुश्किल है, तो वहां पे हम वायरलेस कनेक्शन जैसे वाईमैक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप किसी माउंटेन वाले एरिया में रह रहे हो, है ना। चलो जी, वाईफाई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, और इसका तो आप अच्छे से यूज जानते ही हो। अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया और लैपटॉप का वाईफाई ऑन किया, कनेक्ट कर लिया।
वही है अपना वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस। तो आप अपना हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो अपने ही घर में। ये शॉर्ट रेंज होता है, मतलब ज़्यादा बड़े एरिया आपको आप कवर नहीं कर पाओगे, या तो आपको पता ही है। वाईफाई इज यूज्ड वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन। वही है, वायरलेस का तो कोई भी आ जाए इस पर लिख देना। इसका यूज वहाँ होता है जहाँ पे केबल यूज नहीं कर सकते, सच एज ओल्ड बिल्डिंग्स, आउटडोर एरियाज टू प्रोवाइड नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। वाईफाई कैन ऑल्सो बी यूज वेयर द यूजर्स रिक्वायर्ड मोबाइल कनेक्टिविटी। जब हमें मोबाइल कनेक्टिविटी की जरूरत पड़े वहां भी आप वाईफाई का यूज कर सकते हो। चलो अब समझते हैं डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे डाटा का किस तरह से ट्रांसफर होता है, तो कैसे होता है ट्रांसफर वो समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि मेरा जो डाटा है, कोई भी फाइल शेयर कर रहा हूं आपको, ऑडियो वीडियो किसी भी तरह की, मैं पीडीएफ कोई भी फाइल शेयर करता हूं, तो वो फाइल ना पैकेट्स के फॉर्म में शेयर होती है। यानी कि फाइल के छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए हमने, एक करके वो सारे के सारे पैकेट्स जाएंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में, इस तरह से सारे के सारे पैकेट्स ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं पहुंच जाते। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, फाइल जा रही है पैकेट्स के फॉर्म में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पैकेट्स सेम ही रूट को पकड़े। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये पैकेट ऐसे ऐसे गया घूम घाम के, और कोई दूसरा पैकेट किसी दूसरे रास्ते से आया, किसी और कंप्यूटर पे पहुंचे, कैसे कैसे घूम घाम के फाइनल पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे ही सारे के सारे। तो एक एक करके सारे के सारे पैकेट्स पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और हर एक पैकेट का एक फिक्स टाइम होता है कि भाई ये पैकेट इतने टाइम में पहुंच जाना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचा तो उसको कैंसिल करके फिर अगले पैकेट को भेजा जाएगा, वो पहुंच जाएगा, फिर अगले पैकेट को भेजा गया, फिर अगले को भेजा गया। इस तरह से एक करके सारे पैकेट्स को भेजा जाता है। उसके बाद चेक किया जाता है कि सारे पैकेट्स हैं या नहीं है। जो पैकेट्स रह गए उनको फिर वापस बुलाया जाता है, फिर उनको भेजा जाता है। जब सारे पैकेट्स अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, उनको रीअसेंबल किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, और फाइल को फिर से यहाँ पे कंप्लीट डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है वो अपने अच्छे से रूप में। ये पूरा का पूरा काम सेकंडों में हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ये होता है डाटा ट्रांसफर ऑफ द इंटरनेट। अब लिखित में भी आपको चाहिए तो बिल्कुल दे देते हैं। देखो, each packet is sent from computer to computer until it finds its destination. Each computer on the way decides where next to send the packet. All packets may not take the same route. हर एक कंप्यूटर डिसाइड करता है कि अब किस कंप्यूटर को इस पैकेट को भेजना है हमें। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर एक पैकेट का सेम रूट हो। At the destination, the packets are examined. If any packets are missing or damaged, a message is sent asking for them to resend. The continues until all the packets have been received intact. तो डेस्टिनेशन पे चेक किया जाएगा कि सारे पैकेट्स हैं या कोई मिसिंग या डैमेज तो नहीं है। अगर कोई पैकेट डैमेज्ड है, बेकार है, तो उसको फिर से मंगाया जाता है। जब तक सारे के सारे पैकेट्स नहीं पहुंच जाते तब तक ये साइकिल चलती रहती है। जब सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो उनको रीअसेंबल किया जाता है और ये ओरिजिनल फॉर्म में फाइल आपकी पहुंच जाती है। पूरा काम सेकंडों में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है तुरंत मैसेजिंग। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? तुरंत। तो आप तुरंत मैसेज कर रहे हो, इंस्टेंटली मैसेज कर रहे हो। जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं हम, तो क्या होता है कि इंस्टेंटली हम रिप्लाई कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। एग्जाम्पल आपका व्हाट्सएप है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जब आप कम्युनिकेशन करते हो उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं, थ्रू टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस, है ना। तो लिख के चैटिंग करते हैं हम। दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। चलो जी आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शन फॉर परफॉर्मिंग फाइल ट्रांसफर, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, शेयरिंग डेस्कटॉप एक्सेट्रा फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट। मतलब ये नहीं है कि आप केवल टेक्स्ट चैटिंग ही कर रहे हो, उसके अलावा आप फाइल भी शेयर कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे हम करते हैं। ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्रुप वीडियो कॉल करते हैं हम, है ना। डेस्कटॉप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। आगे हम बात करें तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनल एंड कॉमर्शियल यूज। पर्सनल और कॉमर्शियल यूज के लिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। फीचर्स देख लीजिए इंस्टेंट मैसेजिंग के, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करना है तो आपको सेम सॉफ्टवेयर पे होना पड़ेगा, साइंड इनटू द सेम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूं और आपके पास किसी और सॉफ्टवेयर पे मैसेज पहुंच गया, तो सेम सॉफ्टवेयर पे ही आपको रहना पड़ेगा। To use instant messaging software, a user must have a valid instant messaging account। अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा।
है ना। बिना अकाउंट बनाए तो आप मैसेज कर नहीं सकते, बिना नंबर के आप मैसेज कर दोगे व्हाट्सएप पे, नहीं कर पाओगे, अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। Instant messaging accounts differ in formats. Some instant messaging software such as Yahoo Messenger, Windows Live Messenger use email address for managing the account, and software such as Skype use standard names. तो ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर तो आपके ईमेल की हेल्प से आपका अकाउंट बनवाते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर आपका स्टैंडर्ड नेम यानी कि यूजर नेम टाइप का अकाउंट बनवाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे याहू पे अपना अकाउंट बनाते हो तो आपका ईमेल आईडी लगेगा, और अगर आप स्काइप बनाते हो तो आपका यूजर आईडी बनेगी, है ना। इस तरह से आपके इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर पे नाम रखे जाते हैं। चलो अब कुछ सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। दो तरह की इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस होती है, एक होती है एप्लीकेशन बेस्ड, एक होती है वेब बेस्ड। जिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़े अपने कंप्यूटर में तब आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर पाओ, उसको बोलेंगे हम एप्लीकेशन बेस्ड। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वेबसाइट पे लॉगिन करो सीधा और बात करो, चैटिंग करो, उसके लिए जो नाम दिया गया है उसको हम बोलते हैं वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज। एग्जांपल्स की हम बात करेंगे अभी, फिलहाल समझते हैं एप्लीकेशन बेस्ड में क्या होता है। आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर का ऑन यूजर्स कंप्यूटर, है ना। सम ऑफ द पॉपुलर एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर आर गूगल टॉक, एग्जाम्पल है इसका बेस्ट, फिर याहू मैसेंजर है, फिर स्काइप है, फिर रेडिफ बोल है, फिर विंडोज लाइव मैसेंजर। ये 5 एग्जांपल्स इसके हैं एप्लीकेशन बेस्ड के। आगे बात करेंगे हम वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, वेब ब्राउजर्स पे आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, लॉगिन करो और काम कर लो अपना। जो वेब ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इन सब पे जाके आप इनका यूज कर सकते हो। एग्जांपल्स की हम बात करें तो अपना मीबो हो गया, याहू मैसेंजर फॉर द वेब हो गया। याहू मैसेंजर एप्लीकेशन बेस्ड भी होता है, वेब बेस्ड भी होता है। जैसे आपका फेसबुक है, फेसबुक आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की भी वेबसाइट यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से याहू मैसेंजर भी है, एमएसएन वेब मैसेंजर, आईएमओ, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हो गए आपके वेब बेस्ड के। अगर आपको इंस्टेंट मैसेजिंग का अकाउंट बनाना है अपने गूगल टॉक पे तो कैसे बनाओगे। फिलहाल गूगल टॉक समझते हैं। गूगल टॉक क्या होता है, गूगल टॉक एक इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, एक सर्विस है जिसको गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। ये आपको टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब इसका यूज आप कैसे कैसे कर सकते हो, चैटिंग वगैरह भी आप इससे कर सकते हो, है ना, और वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल भी आप इससे कर सकते हो। जीमेल का जो मेल बॉक्स होता है उसके भी मैसेजेस आपको इसमें, जितने भी आपके ईमेल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं अपने गूगल टॉक के अंदर भी। गूगल टॉक इज फ्री एंड इज अवेलेबल एज एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड, दोनों तरह से आपको अवेलेबल है। फिलहाल गूगल टॉक को बंद कर दिया गया है और इसका नाम गूगल हैंगआउट्स कर दिया गया है, लेकिन हमें ये चीज नहीं पढ़नी है, हमें पुराने जमाने का वही गूगल टॉक ही पढ़ना है। चलो, तो गूगल टॉक को स्टार्ट करने के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। जीमेल अकाउंट आपको बनाना आता होगा, आपने बनाया भी होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, है ना। गूगल टॉक को डाउनलोड करने के लिए आपको google.com/talk पे जाना होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलो जी, अब बात करते हैं सेशन 4 की, जिसमें हम गूगल टॉक के बारे में ही पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं, चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट। चलो, गूगल टॉक वही है कि अगर आपका कोई फ्रेंड ऑनलाइन है तो उसके नाम के आगे ग्रीन डॉट आ जाएगा। जैसे मेरी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आ रही है यहाँ पे और सभी के नाम लिखे हुए हैं, जो फ्रेंड ऑनलाइन होगा उसके नाम के सामने यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट आ जाएगा, इस तरह से। किस तरह से, कुछ इस प्रकार से ग्रीन कलर का डॉट आ जाएगा जो फ्रेंड ऑनलाइन होगा उसके सामने। फिर मैं फटाक से उस पर क्लिक करूंगा, उससे बात करने लग जाऊंगा। इस तरह से आप गूगल टॉक पे बात कर सकते हो। चलो जी, यू कैन स्टार्ट सेंडिंग टेक्स्ट चैट मैसेज इंस्टेंटली बाय डबल क्लिकिंग ऑन अ कॉन्टैक्ट। तो फिर एक विंडो खुल के आ जाएगी, जैसे आप किसी कॉन्टैक्ट पे डबल क्लिक करोगे एक विंडो अलग से खुल के आ जाएगी उससे बात करने के लिए। यहाँ पे मैसेज टाइप करो, उसको सेंड कर दो, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप मैसेज टाइप करो, एंटर प्रेस करोगे, आपके दोस्त को मैसेज पहुंच जाएगा और फिर वो आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड कर देगा। कुछ रूल्स और एटिकेट्स होती हैं चैटिंग करते टाइम, यानी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं चैटिंग करते टाइम। वैसे तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी चैटिंग करो, हम कौन होते हैं बोलने वाले भाई देवे, लेकिन कुछ अगर रूल्स को आप फॉलो करोगे तो एक आप अच्छे बात करने वाले माने जाओगे, है ना। तो कौन से रूल हैं वो, उनके बारे में अभी समझते हैं। पहला रूल, मैसेजेस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। छोटे छोटे मैसेज लिखो, ऐसा नहीं पूरी पूरी कहानी लिख रहे हो, शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल है, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम इफ योर स्क्रीन नेम डज नॉट रिफ्लेक्ट इट। यानी कि अगर आपकी आईडी का जो नाम है वो अगर सही नहीं है, आप अपने पापा की आईडी चला रहे हो तो किसी से बात कर रहे हो तो अपना नाम बता दो कि भाई मैं बात कर रहा हूँ अभी, है ना। उसके बाद बंदे को पूछो कि अगर आप फ्री हो तभी मैं बात करूँ, उसके पास टाइम ही नहीं, आप जबरदस्ती बात कर रहे हो उससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी बिजनेस के बारे में बात करनी है, आपको किसी प्रोफेशनल चीज के बारे में बात करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या बात करनी है, पहले से ही नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। टाइपिंग और मैसेज इन अपर केस इज एक्सट्रीमली र्यूड। कुछ लोग क्या करते हैं, फुल कैप्स लॉक दबा के अपर केस में कैपिटल्स में टाइप कर देते हैं पूरा, जो कि बहुत गंदा लगता है ना। और गिव पीपल टाइम टू रेस्पॉन्ड, लोगों को टाइम दो रेस्पॉन्ड करने का। ऐसा नहीं है कि आप मैसेज भेजे जा रहे हो दूसरा बंदा टाइप ही नहीं कर पा रहा है ना, तो ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट है वेयर पॉसिबल गिव द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर अनडिवाइडेड अटेंशन। ये थोड़ा सा लड़कियां थोड़ा से फोकस करें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दो। मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो उसी से बात करो। ऐसा नहीं है कि आपने उसको हटाया फिर किसी और से बात करने लग गए, फिर वो बंदा मैसेज करके वेट कर रहा है भाई कि कब रिप्लाई आएगा कब रिप्लाई आएगा। तो जब भी आप बात करो तो अनडिवाइडेड अटेंशन दो, है ना। बुरा लगता है अगर कोई अटेंशन नहीं देता है इस तरह से। चलो आगे बढ़ेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन आई एम कन्वर्सेशन। हाँ, फिर से एक और पॉइंट देख लो भाई आप के इंस्टेंट मैसेजिंग की कन्वर्सेशन को प्रॉपरली एंड करो। ऐसा नहीं है कि बीच में ही आप भाग गए कन्वर्सेशन को छोड़ के बीच में ही, है ना। तो ये भी फोकस आप करें इस चीज पे, है ना। चलो जी आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, 5-6 तो याद कर लो कम से कम। और ये तो आसान है भाई, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, याद हो ही जाएंगी, है ना। अब देखते हैं चैटिंग ऑन जीमेल। तो चैटिंग कैसे करते हैं जीमेल पे, जैसे हमने गूगल टॉक पे किया था सेम उसी तरह से है यहाँ पे भी, कि जीमेल अकाउंट बना लो, साइन इन कर लो। लेफ्ट या राइट साइड पे आपको कॉन्टैक्ट्स की विंडो दिखाई देगी, आपको सारे के सारे कॉन्टैक्ट दिखाई देंगे। जो कॉन्टैक्ट आपको ऑनलाइन दिख रहा है उस पर डबल क्लिक कर दो। जैसे डबल क्लिक करोगे एक अलग से विंडो खुल जाएगी बात करने वाली, फिर अपना मैसेज टाइप करो, सेंड कर दो, उस बंदे को मैसेज पहुंच जाएगा, फिर वो आपका रिप्लाई कर देगा। इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हो जीमेल पे। ठीक है, पॉज करके एक बार इसको पढ़ लो यार, है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो जी आगे बढ़ेंगे। याहू में भी सेम तरीका है चैटिंग करने का, सेम तरीका है। याहू मैसेंजर का आपको याहू मेल का अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट नहीं है तो आप याहू मेल का अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिखाई देगी जिस पे आप चैट कर सकते हो, है ना। उसके बाद चैटिंग कर लो। अगर आपका कॉन्टैक्ट नहीं है कोई याहू पे तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो कॉन्टैक्ट्स को फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जीमेल, हॉटमेल एक्सेट्रा। आप इंपोर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सेशन 5 क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस, यानी कि ब्लॉग। ब्लॉग के बारे में हमें पढ़ना है। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है जिसको नॉन टेक्निकल यूजर्स भी यूज करते हैं और टेक्निकल यूजर्स भी यूज करते हैं। नॉन टेक्निकल यूजर्स यानी कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो जिनका कंप्यूटर से कोई ज्यादा वास्ता है नहीं, बस अपना काम रखते हैं कंप्यूटर से। टेक्निकल यूजर्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के ही फील्ड में पूरा का पूरा काम कर रहे हैं अपना। तो ब्लॉग एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है जिसको नॉन टेक्निकल यूजर्स भी यूज करते हैं और टेक्निकल यूजर्स भी यूज करते हैं। इसका यूज क्या है? फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। पर्सनल वेब पेजेस बनाने के लिए इसका यूज होता है। ये एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह होती है और सिंपल टू यूज है। मतलब डायरी की तरह कैसे? ब्लॉग मैंने एक साइट बना दी, ठीक है। अब ब्लॉग में मैं क्या करूंगा? अपनी डायरी सी लिख दूंगा, मतलब जो भी मैं दिन में कर रहा हूं वो सब लिख दूंगा। कोई इवेंट में मैं गया उसके बारे में लिख दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा। जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं ना, उसी तरह से ब्लॉग पे भी हम पोस्ट डालते हैं, ठीक है। तो डेली कोई इवेंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कन्वे करने, कोई मैसेज देना है अपनी ऑडियंस को, तो उसके लिए ब्लॉग का यूज कर सकता हूँ। आइए आगे बढ़ेंगे। इसका यूज क्या है? वी कैन यूज अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज, रिव्यूज एक्सेट्रा। चलिए, ब्लॉग को मैनेज कैसे करते हैं? ब्लॉग्स आर यूजुअली मैनेज्ड यूजिंग अ वेब ब्राउजर एंड दिस रिक्वायर्स एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। भाई इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए ब्लॉग वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह यूज करने के लिए, है ना। You can also use offline blog software to create content first and later publish the content where when the internet connection is available. देखो, ब्लॉग को बनाने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जो ब्लॉग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए आप ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप ऑफलाइन ही ऑफलाइन सब कुछ कर लोगे, ऐसा तो नहीं होता है। आप ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर यूज कर लो, उसमें अपना कंटेंट बना लो। वो अपलोड तभी होगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन वापस आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के बारे में, लेकिन फिलहाल ये समझिए ब्लॉग को बनाने के लिए हमें कोई ना कोई इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए। उसके साथ एक वेबसाइट भी चाहिए जो ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना। फ्री ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वर्डप्रेस.com के द्वारा, ब्लॉगर.com के द्वारा, blog.com, weebly.com और blogsum.com के द्वारा फ्री ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है भाई, अगर मुझे कोई पोस्ट क्रिएट करनी है ब्लॉग में तो कैसे करूंगा? न्यू पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा, कहीं ना कहीं वहां पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कर दूंगा तो फिर मुझे टाइटल का ऑप्शन मिलता है। टाइटल की जो जगह होती है वहां पे लिखा होगा टाइटल। टाइटल पे क्लिक करूंगा और अपना टाइटल डाल दूंगा, जैसे कि स्कूल एनुअल फंक्शन, है ना, इस तरह से कोई भी टाइटल में वहां पे डाल दूंगा। उसके बाद
रिच टेक्स्ट बॉक्स जो होता है अपना, जैसे इस तरह से होता है अपना, यहाँ पे टाइटल हो गया और ये पूरा बॉक्स है लिखने के लिए, इस बॉक्स में इसको हम बोलते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स। इसमें आप पूरा पूरा कंटेंट टाइप कर दो जो भी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद वंस यू हैव फिनिश्ड टाइपिंग द कंटेंट यू नीड टू पब्लिश द पोस्ट फॉर अदर्स टू सी। अब देखो भाई, आपने टाइपिंग खत्म कर दी है तो पब्लिश करना है पोस्ट को। पब्लिश करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है पब्लिश पोस्ट। उस पर क्लिक करोगे, कंटेंट आपका पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो पोस्ट पब्लिश की है उसको अगर आपको देखना है तो अपना ब्लॉग एड्रेस टाइप करो, जो भी आपका ब्लॉग का एड्रेस है वो टाइप करो, जो आपका लिंक है ब्लॉग का मेनली उस लिंक को टाइप करो, सर्च करो। उस लिंक पे जब आप पहुंचोगे तो आपको ब्लॉग में अपनी पोस्ट दिख जाएगी। कमेंटिंग ऑन अ पोस्ट, किसी और बंदे ने अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर रखी है, आपको उस पर कमेंट करना है। कैसे करोगे कमेंट? बहुत ही सिंपल है। पोस्ट के नीचे कमेंट का ऑप्शन मिलता है, वहां पे क्लिक कर दो। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे, मतलब वहां पे लिखा होता है एंटर योर कमेंट हियर, वहां पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, उस पर आप क्लिक करके अपना कमेंट लिख दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालनी होगी अपनी, फिर अपना नेम डालना होगा। उसके बाद अपना खुद का भी ब्लॉग एड्रेस आप चाहो तो डाल सकते हो, वैसे ऑप्शनल होता है ना। उसके बाद आप जो है पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर दोगे और आपकी कमेंट पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद हाँ ये रहा, वंस यू क्लिक द पोस्ट कमेंट यू विल सी द ब्लॉग अलोंग विद द कमेंट। तो जो भी आपकी बंदे की पोस्ट थी उसके नीचे आपका कमेंट आपको दिख जाएगा, उसी प्रकार से जैसे आपका कमेंट हमारी वीडियोस के नीचे दिखता है। अब बात करेंगे यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स को हम कैसे यूज करते हैं? ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप बिना इंटरनेट के ब्लॉग की पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आपके पास फिर से इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी, वो पोस्ट अपने आप आपकी ब्लॉग पे पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन यू कैन क्रिएट ब्लॉग्स यूजिंग अ ब्लॉग एप्लीकेशन एंड पब्लिश द ब्लॉग व्हेनेवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल। समझ में आ गया? बहुत सारे फ्री ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इनको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। एग्जांपल है कुमाना, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क, ठीक है। कुमाना के बारे में बात करनी है तो ये एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर तो है ही, और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं? www.kumana.com वेबसाइट से। चलो, इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पे आप अपना ब्लॉग का यूजर नेम वगैरह पासवर्ड वगैरह डालोगे, ठीक है। आपके पास पहले से एक ब्लॉग अकाउंट होगा जो आपने किसी वेबसाइट पे बनाया होगा। उसके बाद आप अपना ब्लॉग एड्रेस डाल दोगे, उस पर लॉग इन विंडो अपीयर हो जाएगी। फिर अपनी डिटेल्स डाल दो ब्लॉग अकाउंट की, अपना ब्लॉग एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल के, यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप फिनिश पे क्लिक कर दोगे तो आप वहां पे लॉग इन कर लोगे। कुल मिला के ये है मुद्दा। अब वहां पे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? पोस्ट क्रिएट करने का वही तरीका है जो अभी था, जो ऑनलाइन था वही ऑफलाइन है। देखो, न्यू पोस्ट पे क्लिक करो, टाइटल डाल दो पोस्ट का, टाइटल फील्ड में, फिर पूरा कंटेंट डालने के बाद पब्लिश पोस्ट पे क्लिक कर दो। पब्लिश पोस्ट पे आपने क्लिक तो कर दिया, लेकिन अभी वो पब्लिश होगी नहीं। पब्लिश कब होगी? जब आपको इंटरनेट अवेलेबल होगा। जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट आपके ब्लॉग पे हो जाएगा। पब्लिश्ड कंटेंट को देखने के लिए आप वेब ब्राउजर पे जाओ, ब्लॉग एड्रेस डालो अपना, अपनी ब्लॉग खोल लो, वहां पे आपको दिख जाएगा। आप अपने ब्लॉग में ना फोटोज और पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब फोटोज और पिक्चर्स अपडेट कैसे करते हैं? तो अगर कोई पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है अपनी पोस्ट के अंदर, तो राइट हैंड साइड पे एक इमेज का आइकन होता है, वहां पे आप क्लिक करना। अगर आप ये भूल जाओ राइट हैंड लेफ्ट हैंड तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे बस एग्जाम में ये लिख देना कि एक इमेज आइकन होता है आपकी पोस्ट क्रिएट करते टाइम, उस पर क्लिक करोगे, फिर अपना कंप्यूटर में ब्राउज करके पिक्चर को इंसर्ट कर लो और अपना पोस्ट को पब्लिश कर दो। यही होता है इमेज अपलोड करने में, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं। चलो, सेशन 7 है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, यानी कि हम जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैव मेड ट्रांजेक्शंस वेरी कन्वीनियंट एंड सिंप्लीफाइड द वर्क फ्लो इन मेनी फॉर्म्स इन अ बिजनेस। तो वर्क फ्लो को काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जो ट्रांसफर ऑफ मनी होता है उसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज मेड ट्रांजेक्शंस हैंडलिंग इजी। जो अभी हाल ही में जो रिवॉल्यूशन आया है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसी के कारण जो है ट्रांजेक्शंस का जो हैंडलिंग है वो काफी इजी हो गया है ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस का। सो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। तो ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है? जो ऑनलाइन अगर आप गुड्स को बाय और सेल कर रहे हो उसी को हम ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। कस्टमर्स नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर व्यूइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेलर। सो कोई भी सेलर अपना सामान बेच रहा है तो उसके लिए आपको खरीदने के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप उसकी पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड और बाय इंटरनेट बैंकिंग,
ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग कब कब यूजफुल है, ऑनलाइन शॉपिंग कब कब यूजफुल है ये भी आता है। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब ऑनलाइन शॉपिंग आपके काम की होती है। पहला, अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर्स। आपके पास टाइम नहीं है दुकान पे जाने का तो ऑनलाइन मंगा लो भाई। विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन सामान सस्ता मिल रहा है, स्टोर में महंगा मिल रहा है, तो फिर ऑनलाइन मंगा लो भाई। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन मंगा लो। फिर अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स के, जहां पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करके फैसिलिटीज का यूज करते हैं। तो पहला एग्जांपल है अपना आईआरसीटीसी, जिसपे हम फ्लाइट और ट्रेन की टिकट्स बुक कराते हैं। फुल फॉर्म इसकी होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ्लिपकार्ट, जिसपे हम सामान खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। ईबे, इस पे भी हम गुड्स बाई और सेल कर सकते हैं। रेड बस पे आप बस टिकट्स बुक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऑनलाइन स्टोर है जहाँ पे वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, एक्सेसरीज, डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स, आप कुछ भी बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे खरीद सकते हो। फ्लिपकार्ट पे आपको मल्टीपल पेमेंट मेथड्स मिलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर, कैश ऑन डिलीवरी। आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे अगर आपको कुछ सामान खरीदना है तो आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कोई ब्राउजर खोल लो आप, फायरफॉक्स, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो आप फिर वहां पे flipkart.com टाइप करो और एड्रेस बार में टाइप के सब करके आप एंटर प्रेस करोगे, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां पे जो भी आपको सामान खरीदना है खरीद सकते हो, है ना। फिर आपको फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट वगैरह बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आप वहां पे अपना सामान खरीद सकते हो। प्रोडक्ट को फाइंड करो, कार्ट में ऐड करो और बाई नाउ पे क्लिक कर दो, पेमेंट कर दो, ठीक है। एड्रेस डाल दो, पेमेंट मेथड चूज कर लो, पेमेंट कर दो। आईआरसीटीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। और इसका हम यूज करते हैं ट्रेवलिंग टिकट्स बुक कराने के लिए। इसके लिए भी हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए भाई। वही सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। अब फिर बोलोगे भैया इतनी तेज क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है पहले से ही, है ना। कोई भी आप ब्राउजर ओपन कर लो, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर अब बंद हो चुका है, अब माइक्रोसॉफ्ट एज ही मेन है ना। बाय द वे हम बात कर रहे हैं फिलहाल आईआरसीटीसी की, तो इसके लिए आपको वेब ब्राउजर होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसकी वेबसाइट है irctc.co.in। इस पे जब आप जाते हो तो वहां पे आप अपना साइन अप कर लो, अकाउंट क्रिएट कर लो और आप वहां से कोई भी ट्रेवलिंग की टिकट बुक करा सकते हो। वहां पे जो फील्ड्स होते हैं, एक मतलब कुछ फील्ड्स होते हैं, आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जिस फील्ड पे ये एस्टरिस्क लगा हुआ होता है, स्टार टाइप जो लगा हुआ होता है, वो फील्ड मैंडेटरी होता है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चलो, सेशन 8 है इंटरनेट सिक्योरिटी। भाई आप इंटरनेट का इतना लाभ उठा रहे हो तो भाई खतरा भी है थोड़ा बहुत, तो उस खतरे से कैसे निकला जाए वो समझते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है? ऐसी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है, उसको हम इंटरनेट सिक्योरिटी बोलते हैं। इसमें मेनली जो है ब्राउजर सिक्योरिटी पे फोकस किया जाता है, बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी, है ना। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो अटैक्स होते हैं, जैसे कि फिशिंग हो गया, है ना, ये सब अटैक्स से बचने के लिए हम जो है इंटरनेट सिक्योरिटी का यूज करते हैं। So the internet represents an insecure channel for exchanging information leading to high risk of intrusion or fraud such as phishing, ठीक है। तो इंटरनेट वैसे तो बहुत यूजफुल है, लेकिन एक इनसिक्योर चैनल है ना, जिसपे काफी ज्यादा रिस्क होता है फ्रॉड होने का, है ना। तो इन सब चीजों से आपको बचना होता है। फ्रॉड का एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, फिशिंग। तो जैसे फिशिंग हो गया, ईमेल स्पूफिंग हो गया, चैट स्पूफिंग हो गया, ये सब जो है आपकी समस्याएं बढ़ा सकते हैं, है ना, ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं। अब इन रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, फायरवॉल यूज करेंगे, स्ट्रांग पासवर्ड यूज करेंगे, और हम अवेयरनेस ही फैलाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इन सब चीजों से बच के रहो, है ना। थोड़ा सा इंटरनेट पे किसी के साथ भी ऐसे अपना पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं करना है और स्ट्रांग पासवर्ड मेंटेन करके रखना है अपना। तो ये सब चीजें आप अगर अवेयरनेस भी बढ़ाओगे तो आप अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हो इन सब चीजों से। आगे बात करेंगे तो स्ट्रांग पासवर्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है जिसमें अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक्स और सिंबल सब कुछ होते हैं, और एक बड़ा पासवर्ड होता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपका अपना नाम नहीं होना चाहिए पासवर्ड में, आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम नहीं होना चाहिए, आपके कुत्ते बिल्ली का नाम नहीं होना चाहिए आपके पासवर्ड में, वो होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। चलो, तो 12 से 14 लेटर्स तो कम से कम होने चाहिए पासवर्ड में, और रिपीटिशन मत करो लेटर्स का, जैसे 1 ऐसा कोई पासवर्ड मत रखो यार, है ना। और डिक्शनरी वर्ड्स मत रखो, लेटर्स, नंबर्स, सीक्वेंस मत रखो। यूजर नेम्स, जैसे इंस्टा का जो यूजर नेम है वही मैंने पासवर्ड लगा दिया, तो ये सब नहीं करना है, ये इजी पासवर्ड हो जाएगा। रिलेटिव और पेट नेम्स मत रखो,
नंबर सिंबल्स और नंबर सिंबल्स लेटर्स सबका एक कॉम्बिनेशन रखो अपने पासवर्ड में, ठीक है। कैपिटल और लोअर केस दोनों तरह के लेटर्स रखो उसमें। सेम पासवर्ड को हर एक वेबसाइट पे यूज मत करो, हर वेबसाइट पे अलग अलग पासवर्ड का यूज करो। समथिंग दैट इज पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक, कुछ ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और सबको पता है कि वो चीज आपको बहुत पसंद है, उसका नाम आप अपने पासवर्ड में ना रखें तो अच्छा रहेगा। रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स का यूज करो, कुछ वेबसाइट्स होती है जो आपको पासवर्ड जनरेट करके देती है रैंडमली, उसका आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, ये होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, समझ गए ना, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए बेस्ट जो तरीके होते हैं वो समझ लीजिए। पहला है यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके डाटा को एनक्रिप्ट करके रखे, है ना, और आपके डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर से बचाए। यूजुअली अवेलेबल होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में टू प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। इफ एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से सॉफ्टवेयर नहीं है एनक्रिप्शन वाला, तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, स्टोर से। आगे बात करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड को प्राइवेट रखो। ऐसा नहीं कि सबको बताते हुए घूम रहे हो भाई मेरा यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, आईडी ले लो मजे लो ठीक है। तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी भी कंप्यूटर पे सेव ना करें तो अच्छा है, ठीक है। साइबर कैफे वगैरह में आप जो है जाके कंप्यूटर पे सेव ना करके आ जाए अपना पासवर्ड। मैं तो कहता हूँ अपने कंप्यूटर पे भी अपना पासवर्ड सेव ना करें तो अच्छा रहेगा। दैट आर यूज इन द शेयर्ड एनवायरनमेंट सच एज इंटरनेट कैफे, जो शेयर्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपके अलावा भी कोई यूज कर सकता है अपने कंप्यूटर को, तो वहां पे आप अपना पासवर्ड बिल्कुल भी सेव ना करें। ब्राउजर्स में सेव योर पर्सनल डाटा ऑन द लोकल कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय अनदर यूजर यूजिंग द सेम कंप्यूटर, ठीक है। तो ब्राउजर में आपने अपना डाटा को सेव किया, फिर कोई दूसरा बंदा आया उसने आपका डाटा देख लिया, तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। जब भी आप किसी वेबसाइट से रजिस्टर करते हो तो वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी देता है, वो बहुत सारी लंबी लिस्ट देता है, तो उसको पहले आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बारे में समझ लो कि वेबसाइट आपका पर्सनल डाटा किस किस तरह से यूज करती है, फिर तब आप डिसाइड करो कि मुझे उस वेबसाइट पे आगे प्रोसीड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करवाती है ना, वो सब चीजें आपको पढ़नी होती हैं, आप बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हो ना ठीक है। चलो, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्जी वेबसाइट्स पे शेयर नहीं करनी है, जो जेन्युइन वेबसाइट्स है वहीं भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। So websites require you to fill out forms containing fields such as name, gender, age, email address. Be cautious while filling out these forms. आगे बात करेंगे सिक्योर ट्रांजेक्शंस, आप फर्जी वेबसाइट्स पे ट्रांजेक्शन ना करें, जेन्युइन वेबसाइट्स पे ही आप ऑनलाइन पेमेंट्स करें। इफ यू आर यूजिंग ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजेक्शंस, वेबसाइट्स इवन स्टोर योर क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज योर क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट डिटेल्स एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंट डिटेल्स होती है, क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह, सीवी वगैरह होती है, उन सबको वो स्टोर कर लेती हैं, तो इन सब वेबसाइट्स पे ना जाएं, ठीक है। जो अच्छी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको भरोसा है उन्हीं पे आप ट्रांजेक्शंस करें। एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स का यूज करो जो कि रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके मालवेयर सॉफ्टवेयर से, ठीक है, आपके कंप्यूटर को बचाते हैं। कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट, आपको अपने एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करके रखना है। चलो जी, डू नॉट इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बंदे का मैसेज आया जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसने कोई फाइल भेजी, आपने ओपन कर लिया, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो आप पहले जांच पड़ताल कर ले ये बंदा है कौन, क्या मैसेज कर रहा है, क्या मेल कर रहा है, तब आप उसके मेल को ओपन करें, ठीक है। जो काफ़ी फेक ईमेल्स आते हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी बैंक डिटेल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका एड्रेस तक वो चाहते हैं कि उनको मिल जाए, तो उनके ईमेल्स आपको ओपन नहीं करने हैं। आगे बात करेंगे ब्राउजर की जो कुकीज होती हैं उनको आप लगातार क्लियर करते रहें तो अच्छा रहेगा। क्या होता है, कुकीज एक तरह से प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे स्टोर हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो। कुकीज कभी भी ऐसा नहीं है कि हार्मफुल होती हैं, हार्मफुल नहीं होती कुकीज, लेकिन कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि कुकीज आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो जाए, उसके अंदर कोई ना कोई वायरस वगैरह हो, ठीक है। So cookies are meant for storing data based on your activity performed during your earlier visit, such as logon details, details of shopping cart, visited pages in a website, etc. They could also be tracked by unauthorized users and possibly gain access to your personal information. ठीक है, तो उनको अनऑथराइज्ड यूजर्स भी ट्रैक कर सकते हैं कभी कभी और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, तो इसलिए आपको कुकीज को रेगुलरली डिलीट करना जरूरी होता है। कैसे आपको अब जो है डाटा को कैसे क्लियर करना है,
कुकीज वगैरह को और डाटा को कैसे क्लियर कर सकते हैं अपने ब्राउजर से, उसके लिए बताया हुआ है। वेब ब्राउजर्स में क्या होता है, पासवर्ड मैनेजमेंट होता है। गूगल में आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हो तो गूगल पूछता है कि मुझे पासवर्ड सेव करना है कि नहीं करना है, तो वो पासवर्ड वगैरह भी आप डिलीट कर सकते हो। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू लीव द वेब ब्राउजर स्टोर दिस डाटा पर्टिकुलरली ऑन प्राइवेट और शेयर्ड कंप्यूटर्स। तो आप पब्लिक कंप्यूटर्स पे तो पासवर्ड को बिल्कुल भी सेव ना करो। आगे हम बात करें, अगर आपको डाटा पूरा क्लियर करना है ब्राउजर पे, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, तो पहले आप ब्राउजर को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद टूल्स मेनू पे जाओ, ऑप्शंस पे क्लिक करो, वहां पे सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करो। सिक्योरिटी टैब में आपको पासवर्ड सेक्शन दिखेगा, वहां पे रिमेंबर पासवर्ड लिखा हुआ होता है, उसको कैंसिल कर दो, मतलब जो चेक टिक लगा हुआ है ना उस टिक को हटा दो, क्रॉस कर दो उसे। तो जो टिक लगा हुआ है उसका मतलब है कि वो आपके पासवर्ड को ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा, उसको आप हटा दीजिए, अनचेक कर दीजिए उसको। उसके बाद जो आपकी कीज है, हिस्ट्री है, उसको कैसे डिलीट करेंगे, उसको डिलीट करने के लिए जनरल टैब पे जाओ सेटिंग्स के अंदर और ऑप्शन पे क्लिक करो, वहां पे प्राइवेसी टैब में जाके हिस्ट्री पे क्लिक करो, वहां पे क्लियर नाउ पे क्लिक करके ओके पर क्लिक कर दो, आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये सब स्टेप्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि भाई हिस्ट्री कैसे क्लियर करोगे, स्टेप्स लिखो, ये सब चीजें बहुत कम पूछी गई है। वैसे सच बताऊं तो अब तक पूछी ही नहीं गई, आगे पूछ लिया तो कुछ पता नहीं, लेकिन आज तक तो नहीं पूछा गया। आइए देखते हैं सेशन 9, मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी। तो इसमें सबसे पहले आता है फायर सेफ्टी रूल्स, यानी कि अगर आप जिस वर्क प्लेस में, जिस ऑफिस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां पे अगर आग लग जाए तो उससे कैसे बचना है। ठीक है, तो फायर सेफ्टी रूल्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो क्या करना है, देखो, फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल्स। तो फायर से निकलने के जो तरीके हैं, एस्केप प्लान्स जो है वो पहले से ही तैयार होने चाहिए। दूसरी बात, रेगुलर ड्रिल्स कंडक्ट कराओ। ऐसा नहीं है कि भाई आग लग गई और किसी को पता ही नहीं कहाँ से कैसे कैसे भागना है। अगर आप रेगुलर ड्रिल्स पहले से ही करा रहे होते तो सभी को प्रैक्टिस हुई होती कि भाई कैसे कैसे कहाँ से भागना है। ठीक है, उसके बाद स्मोक अलार्म्स लगा के रखो जगह जगह पे। वर्क प्लेस को नो स्मोकिंग जोन रखो। उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी है उनको रेगुलरली चेक करो ठीक है कि नहीं है, जैसे कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हो गया है ना। अब बात करते हैं फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स, मतलब अगर आप फिसल के गिर जाओ तो उससे कैसे बचना है, पहले से ही सावधान रहे उस चीज के बारे में। ठीक है, तो जो आप जहाँ पे चलते हो, जो फर्श होता है, मूविंग एरिया, उसको पहले से साफ और क्लटर फ्री रखो, उसमें कूड़ा वूड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए वर्क प्लेस में, उसमें रोशनी वगैरह अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद नॉन स्लिपरी फुटवेयर पहनो, ऐसा नहीं है कि आपका जूता बहुत ही फिसलने वाला है, चले और गिर गए, है ना। उसके बाद फ्लोर आपका क्लीन और ड्राई होना चाहिए। ऑयल स्पिल्स डस्ट मस्ट बी क्लीन्ड इमीडिएटली, मतलब अगर तेल वेल अगर फैल जाता है कहीं पे तो उसको तुरंत के तुरंत साफ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, यानी कि अगर बिजली की वजह से कोई समस्या हो रही है तो उसका कैसे समाधान किया जाए। तो पहले से ही तैयारी करके रखो कि कोई अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, मतलब लोकल क्वालिटी बेकार क्वालिटी आपको नहीं यूज करनी है, अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज करना है इलेक्ट्रिकल्स में। ठीक है, वर्कर्स को ट्रेन किया जाना चाहिए पहले से ही कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज कैसे करना है सेफली। डैमेज्ड और हेजार्डस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को तुरंत बदला जाना चाहिए। और ओल्ड और वर्कआउट और फ्रेड स्विचेस और वायर्स जो है, यानी पुरानी पुरानी खराब वायर्स वगैरह और स्विचेस हैं, उनको बदला जाना चाहिए। उसके बाद हीट इमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जिस ऑब्जेक्ट में से, जिस इक्विपमेंट में से हीट निकल रही है उसको बिजली वाले इक्विपमेंट से दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, आउटलेट और सर्किट्स का ध्यान रखो कि वो ओवरलोड तो नहीं हो रहे। ठीक है, स्विच ऑफ कर दो और अनप्लग कर दो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को साफ करने से पहले भाई स्विच ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना चीजों को। फर्स्ट एड कैसे यूज करते हैं, तो फर्स्ट एड क्या होता है, एक इमीडिएट असिस्टेंट होता है, असिस्टेंस होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है इंजर्ड को टू सेव लाइफ और एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस टिल दी प्रॉपर मेडिकल एड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। यानी कि आप किसी बंदे को चोट लगी है गहरी तो उसको तुरंत फर्स्ट एड दी जाती है, जब तक डॉक्टर ना आए तब तक उसको कुछ ना कुछ फर्स्ट एड दी जाती है, इमीडिएट असिस्टेंस दी जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, जो बंदे को प्रॉब्लम हुई है उसको बोलो कि वो काम रहे, शांत रहे और पैनिक ना करे ज्यादा। कोशिश करो उसको गर्म रखा जाए, अगर उसको झटका वटका लगा है तो उसको ज्यादा इधर उधर घुमाओ मत, अगर गर्दन में या फिर बैक पे कमर में इंजरी हुई है तो। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होता है, कोई भी ऐसी बीमारी समस्या जो कि आपकी ऑक्यूपेशन की वजह से आ रही है, जो आपके वर्क प्लेस पे काम करने की वजह से आ रही है। ठीक है, सो एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इज द इलनेस वन में एक्वायर ड्यूरिंग हिज ऑक्यूपेशन।
लाइक पीपल वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री में गेट अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। ऐसा होता है कि कुछ केमिकल्स की वजह से केमिकल फैक्ट्री में कुछ लोगों को समस्याएं आने लगती हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाते अपना काम। Some types of occupational hazards are physical hazards, chemical hazards, biological hazards, behavioral hazards, radiological hazards, ergonomic hazards। ये आपको याद करने पड़ेंगे। सीधा क्वेश्चन आता है कि चार पांच टाइप्स लिख दो हैजार्ड्स के, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। सेशन 10 है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो एक्सीडेंट क्या होता है और इमरजेंसी क्या होता है, इनकी डेफिनेशन हमें पढ़नी है मेनली। एक्सीडेंट कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट होता है जो कि सडनली हो सकता है और इससे अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड आउटकम आ सकता है, जो आपने कभी सोचा ना हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है एक्सीडेंट में। कोई भी अनप्लान्ड इवेंट, भाई प्लान करके थोड़ी होता है एक्सीडेंट, ठीक है। टाइप देख लो इनके, वर्क प्लेस पे हो सकता है स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट, फायर वगैरह। इंडस्ट्रियल डिसीज इलनेस हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, क्लिनिकल एक्सीडेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। अब एक्सीडेंट्स को हैंडल कैसे करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑफ प्रोसीजर्स यानी कि एसओपी होना चाहिए एक्सीडेंट हैंडल करने के लिए, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए जिससे कि आपके वर्क प्लेस के एक्सीडेंट से उनको मिनिमाइज किया जा सके, बचाया जा सके, रोका जा सके। मेडिकल टीम को तुरंत बुलाओ अगर कोई इंजरी हो रही है तो। स्टे अलर्ट, ठीक है। पे अटेंशन टू एंड फॉलो द इमरजेंसी ड्रिल्स। जो आपकी इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं, कंडक्ट कराई जाती हैं, तो किस लिए कराई जाती है, जैसे आप अवेयर हो जाओगे कि अगर कभी भी इमरजेंसी आए तो कैसे निकलना है, भागना है, ठीक है। अब बात करते हैं इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी क्या होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो कि इमीडिएट अटेंशन और एक्शन की डिमांड करती है, ठीक है, या फिर एवैक्यूएशन, हमको वहां से भागना है, ये होता है इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ ईटीसी, ठीक है, एंड नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिटेरिएटिंग रिजल्ट हैजार्ड्स, ठीक है। तो इससे खतरनाक रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो और इससे जान को भी खतरा हो सकता है। इमरजेंसी कैसी सिचुएशन है जो कि लोगों को डरा देती है, कस्टमर्स को, पब्लिक को। एम्प्लॉयज बोले तो जो बंदे ऑफिस में काम करते हैं उनको एम्प्लॉयज बोलते हैं। डिसरप्ट्स और शट्स डाउन दी ऑपरेशन, जो भी आपका काम चल रहा है उसको रोक देगी, खराब कर देगी। कॉजेस फिजिकल और एनवायरमेंटल चेंज, डैमेज, फिजिकल और एनवायरमेंट में डैमेज हो जाएगा। इमरजेंसी के कुछ टाइप्स देख लीजिए, केमिकल स्पिल, एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्रॉट्स, पेंडेमिक्स, ठीक है, टेररिस्ट अटैक, फायर, फ्लड, थंडरस्टॉर्म, लीकेज ऑफ सम हैजार्डस गैस और केमिकल, ठीक है, ये सब होते हैं आपके इमरजेंसी के टाइप्स। अब कुछ ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जिनमें हमें एवैक्यूएशन करना होता है। एवैक्यूएशन यानी कि बचाव कार्य, भगाना, किसी को मतलब निकालना उस चीज से बचा के। तो एवैक्यूएशन जो डिमांड करती है इमरजेंसी, उनके टाइप है फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हरिकेन, टोर्नाडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, सिविल डिस्टर्बेंस, वर्कप्लेस वायलेंस, ठीक। आगे बढ़ेंगे। सेशन 11 आता है हमारा प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। जो हमारा वर्क प्लेस है वहां पे हेल्थ और सेफ्टी को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। हैजार्ड्स के बारे में बात करें तो हैजार्ड मैंने अभी बताया, तो कोई भी ऐसी समस्या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की वजह से हो रही है, हेल्थ हैजार्ड, इलनेस जो भी है, ठीक है। An organization can face some health hazard that could put the lives of employees in danger, जिससे employees की जान भी खतरे में जा सकती है। A hazard is anything that is the source of any potential harm, damage or any kind of potential loss of health or life, ठीक है। कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हेल्थ या फिर लाइफ को लॉस हो रहा है, उसी को हम हैजार्ड बोल देंगे। Hazard can be of different types depending on the industry and the environment in which the employees work. हैजार्ड अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो डिपेंड करता है किस एनवायरनमेंट में, किस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। टाइप्स अगर आप देखें तो यहाँ पे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल इनके टाइप्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशंस, जो आपका वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हो, उसके लिए एक चेकलिस्ट यहाँ पे दी हुई है। जो आपका वर्क स्टेशन है ना, वहाँ पे सफिशियंट स्पेस होना चाहिए काम करने के लिए। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा देर इस तरह से थोड़ा भी मतलब अपनी पोजीशन को अच्छे से चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है। मैं अपनी कुर्सी को इधर घुमा के आराम से ठीक से आपको पढ़ा सकता हूँ, कंफर्टेबली बैठ के। समझ में आई ये चीज, ठीक है। एडिक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छे से लाइटिंग वगैरह काम करने के लिए। विंडोज अच्छी सी फिटेड होनी चाहिए एडजस्टेबल कवरिंग्स के साथ, टू ऑल्टर सनलाइट लेवल, यानी कि इस तरह से होनी चाहिए विंडोज कि उसकी कवरिंग, उसका जो पर्दा वगैरह है इस तरह से हो कि बंदे को जितनी सनलाइट लेवल चाहिए वो पर्दे को एडजस्ट करके उतनी सनलाइट ले सके। आगे बात करें, स्पेस इतना होना चाहिए अगर एक से ज्यादा बंदे ने शेयर कर रखा है वर्क स्टेशन तो भी अच्छे से काम हो सके। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्ले स्क्रीन। जिस स्क्रीन में काम कर रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे,
वो स्क्रीन वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स उस पर दिखने चाहिए और एडिक्वेट साइज और स्पेसिंग होनी चाहिए। उसके बाद स्टेबल इमेज होना चाहिए, ऐसे नहीं स्क्रीन हिल रही है, ब्लर हो रही है। इजिली एडजस्टेबल ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए उसका। टिल्ट और स्विवल अच्छे से होना चाहिए जिससे कि यूजर अच्छे से उसको देख सके। फ्री फ्रॉम ग्लेयर और रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है कि भाई चौंधा आ रहा है उस पर लाइट का, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेपरेट बेस होना चाहिए स्क्रीन का और एंड एडजस्टेबल टेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही छोटी सी टेबल है उसी पे मुझे सामान रखना है, उसी पे अपना लैपटॉप भी रखना है। इस तरह से होना चाहिए, टेबल अच्छे से हो, एडजस्टेबल हो हाइट वगैरह में, ठीक है, और मैं अच्छे से अपने स्क्रीन को देख पाऊँ, काम अच्छे से कर पाऊँ। नेक्स्ट है हमारा वर्क सरफेस, जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारी टेबल चेयर है, ये जो सरफेस है टेबल वगैरह का, वो कैसा होना चाहिए। वहां पे एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, पहली बात तो ये है। उसके बाद रिफ्लेक्शन ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि टेबल भाई इतनी चमकदार है कि इस पर रिफ्लेक्शन आके मेरी आंखों में पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इतना साइज होना चाहिए कि भाई मेरी स्क्रीन, कीबोर्ड और अदर डिवाइसेस जैसे कि अपना माउस वगैरह अच्छे से उसमें फिट हो जाए। उसके बाद स्टेबल और एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर होना चाहिए और सेम लेवल पे होना चाहिए स्क्रीन के बराबर, यानी कि यहाँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है और यहीं पे मेरा डॉक्यूमेंट होल्डर सामने सेम लेवल पे लगा हुआ है, जिससे कि मैं अच्छे से उसको देख पाऊँ। अब बात करते हैं वर्क प्लेस एवेक्यूएशन के बारे में, यानी कि इमरजेंसी केस में अगर हम किसी जगह को खाली करा रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्क प्लेस एवेक्यूएशन। सो एवेक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी और डिजास्टर। किसी भी डिजास्टर के टाइम पे अगर हमें कोई जगह खाली करानी होती है उसको हम बोलते हैं एवेक्यूएशन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हर एक कंपनी को इंश्योर करने चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी एवेक्यूएशन पॉलिसी होनी चाहिए और सारे के सारे टीम लीडर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में कि अपने एम्प्लॉयज को उसके बारे में बताएं, ठीक है। जैसे आपका जो बॉस है वो आपको बताए कि भाई हमें इमरजेंसी के टाइम पे किस तरह से इवैक्यूएट करना है, अपनी जगह को खाली करना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट क्या होता है, जहां पे इमरजेंसी के बाद आपको इकट्ठा होना होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास एक डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट होना चाहिए इमरजेंसीज के लिए। एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय और वर्कर मस्ट नो वेयर इट इज, यानी कि हर एक एम्प्लॉय और वर्कर को पता होना चाहिए कि वो असेंबली पॉइंट कहाँ है, किस जगह पे है। नेक्स्ट है हमारा बडी सिस्टम। बडी सिस्टम में क्या होता है कि जैसे कोई डिसेबल्ड पर्सन है, मान लो मेरा कोई दोस्त है, मेरी टीम में काम कर रहा है वो, ठीक है, तो मैं उसका बडी बन गया। क्या होगा कि जब भी कोई इमरजेंसी का टाइम होगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा और उसको निकाल के ले जाऊंगा वहां से। ये मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, उसको मुझे अच्छे से निकाल के ले जाना है। सो बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटीज मस्ट बी डेजिग्नेटेड। दिस सिस्टम एंश्योर्स दैट डिफरेंटली एबल्ड आर असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ द प्रीमिसेस और द इम्पैक्टेड एरिया प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये इंश्योर कराता है कि डिसेबल्ड पीपल को जो है अच्छे से हम असिस्ट और गाइड करके प्रीमिसेस से बाहर निकाल ले जाए, ओके। फ्लोर प्लान्स होने चाहिए कि मतलब एक मैप टाइप के हमें किस तरह से निकल के जाना है, इवैक्यूएशन रूट होना चाहिए वर्क एरियाज पे। एंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज सो यू कैन यूज इन टाइम ऑफ नीड। तो इनको पहले से आप समझ के रखो, जब भी जरूरत पड़े आप इन रूट्स को यूज कर सकते हो निकलने के लिए। असेंबली एरियाज बता दिया मैंने आपको, जहाँ पे आपको असेंबल होना होता है आफ्टर द इवैक्यूएशन, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स, यानी कि हमें पहले से उसकी प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। हमें बीच बीच में ड्रिल्स कराते रहना चाहिए कि जैसे ही इमरजेंसी आए तो हमें कैसे कैसे निकल के भागना है वहां से। So drills should be conducted. Ensure that you pay attention during these drills. You need to save your life and you can be helpful in saving someone else's life too. ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ तो बचानी है और आप दूसरों की भी लाइफ यहाँ पे बचा सकते हो। आइए लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं फिर, हेल्दी लिविंग। देखो पहला पॉइंट है इसका, हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, अ वेरी पॉपुलर सेइंग इज ट्रू। सीधी सी बात है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा, आप अच्छे से बेटर आउटपुट में काम कर पाओगे। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू अ हेल्दी बीइंग, ठीक है। A healthy living has a lasting impact on an individual, which ultimately leads a healthy environment at home as well as the workplace. अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप घर पे भी अच्छे स्वस्थ रहोगे और ऑफिस में भी आप, वर्क प्लेस में भी आप अच्छा काम करके दोगे, है ना। उसके बाद अच्छा एनवायरनमेंट आपको रहेगा वहां पे, है ना। A happy and healthy worker will always perform best to his ability. आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट काम करोगे। Healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being. ये आपकी हेल्थ और वेलबींग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। इसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप, गोल सेटिंग। और हेल्दी लाइफस्टाइल टेक्स प्रैक्टिस, कमिटमेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने जॉगिंग वगैरह शुरू करी, सुबह सुबह दौड़ने जा रहे 2-3 दिन तो गए, फिर बस बंद कर दिया, थक हार गए बस। तो भाई प्रैक्टिस जरूरी है, कमिटमेंट और सिंसियर एफर्ट्स भी जरूरी होते हैं।
चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे लेके आया हूं, आप एक एक करके बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ एक करके। पहले 6 क्वेश्चन ये रहे, आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सारे के सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं करना है, टाइम नहीं है इतना ज्वाइन करने लायक टेलीग्राम चैनल को, कोई बात नहीं, आप अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट। नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद है आप आगे लगे आओगे। और भी वीडियोस हम डाल रहे हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, ठीक है। सो आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। थैंक यू।